नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आम जनता की जेब पर एक बार फिर से मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल आज एक बार फिर से महंगा हो गया है। लगातार 2 दिन तक पेट्रोल डीजल महंगा रहा और आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 9 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में इंडियन ऑयल पंप पर पेट्रोल पंप 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गया है। देश के सभी बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत अब $75 प्रति बैरल के आसपास है। अक्टूबर 2018 में यह $80 प्रति बैरल से अधिक था, लेकिन फिर भी पूरे देश में पेट्रोल की कीमतें लगभग 80 रुपए प्रति लीटर थी। इसलिए अब तेल की कम कीमतों के साथ पेट्रोल की कीमतों ने सेंचुरी लगाना शुरू कर दिया है और देश के कई हिस्सों में अब इसे व्यापक अंतर से पार कर चुका है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में अब हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री बन गए हैं। भाई गलत है ना ये। कभी कभी रेट बढ़ जाते हैं, कभी रेट एकदम कम हो जाते हैं। अभी बीच में 42 भी हो गया था क्या, अब फिर अभी रेट 45 तक भी गया था क्या। अब पीछे से महंगाई बढ़ रही है तो भाई क्या कर सकते हैं। अगर सीएनजी की रेट बढ़ती है तो आप लोगों को काम धंधे पे कितना असर पड़ता है? भाई बहुत पड़ता है असर। अब जैसे 5 किलो सीएनजी आती है तो 5 रुपए बढ़ गए उस पर क्या। अब इसमें ज़्यादा तो सिलेंडर है नहीं ज़्यादा बड़ा, अब उतनी सीएनजी खपत होती है। एसी चलती है, अब गर्मी का टाइम है एसी चलेगी तो सीएनजी तो सर बहुत इसमें तो नुकसान होता ही है ना, रेट बढ़ता है तो। आपका नाम? अवधेश। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार शमी। सुरेंद्र जी, सीएनजी का रेट आज से फिर बढ़ गया है। 43 रुपये 30 पैसे से 44 रुपये समथिंग हो गया है। कितना असर पड़ता है आदमी को? असर तो पड़ेगा, सीधी सी बात है, असर क्यों नहीं पड़ेगा। अब कोई भी चीज़ है, जब किसी भी उसमें जो है पैसा बढ़ेगा तो सारे उस पर बढ़ेगा भाई। कम से कम ये तो है कि जो क्या कहते हैं उसे, ट्रेवल अलाउंस में कहीं भी पैसा बढ़ेगा किसी भी उस पर तो जो हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा उसका, चाहे वो पेट्रोल पे बढ़े, डीजल पे बढ़े, सीएनजी पे बढ़े, तो उस इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। कितना गैस आप डलवाते हैं? जब आप गैस सिलेंडर में गैस डलवाते हैं उतने ही रुपये के हिसाब से ज़्यादा आप देना पड़ेगा? नॉर्मल सी बात है, अगर 7-8 लीटर गैस आती है तो कम से कम ये है कि उतना फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इतना फ़र्क तो पड़ेगा पर डे पे। अब ये कि महीने का अगर देखा जाए तो उसमें उतना ही बढ़ जाएगा, महीने का बजट निकलेगा तो बजट पे तो फ़र्क पड़ता ही है। ऐसा नहीं है कि चाहे वो पेट्रोल से हो या। तो बुधवार की रात नरेंद्र मोदी सरकार में नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की एंट्री हो गई है और उनके आगमन के साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। गुरुवार को पेट्रोल का भाव 35 पैसे महंगा हो गया है, साथ ही डीजल का जो रेट है वो भी 9 पैसे चढ़ गया है। तेल की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी के साथ ही 8 जुलाई को दिल्ली के घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। वहीं डीजल भी 89 रुपए के पार पहुंच गया है। इस पर अलग अलग शहरों से उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया आप सुनिए। शुभम वाजपेयी। क्या नाम? शुभम वाजपेयी। शिवम जी, जिस तरह पेट्रोल डीजल के लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि एक मिनट। जिस तरह पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, क्या लगता है कितना महंगाई पे असर पड़ रहा है? महंगाई तो ही है, महंगाई को हम लोग क्या कर सकते हैं। सरकार है, सरकार महंगाई बढ़ा ही रही है, लेकिन सपोर्ट तो हम लोग मोदी जी को ही कर रहे हैं जी, पूरा सपोर्ट। क्या लगता है कि जिस तरह लगातार सरकार हर दूसरे दिन पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ा रही है, जनता को ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, दिक्कत तो है ही, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम लोग को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। आगे तो सही होना ही है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो फिलहाल परेशानी है, बहुत दिक्कत है। जिस तरह पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कितना आपकी जेब पे इसका बोझ पड़ रहा है? जी भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर काम में पेट्रोल का काम पड़ता है और आप खुद ही देख रहे हैं 97 लखनऊ में पहुंच चुका है और मुंबई में सेंचुरी पार हो चुकी है। जिस तरह का ये है तो मतलब सरकार को जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ टैक्स में करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ हम लोग का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस तरह लगातार हर दूसरे दिन पेट्रोल इस पर रोक लगनी चाहिए, क्या मानते? जी बिल्कुल, लगनी तो चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए तो बात अलग है, लेकिन कोई आपदा भी नहीं है और फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो सरकार में कमी है। क्या लगता है दाम बढ़ने से हर चीज़ पे चीज़ें बढ़ जाती हैं? जी, पेट्रोल के दाम से हर चीज़ में 30 चीज़ें बढ़ती हैं, ये बात तो सच है। तभी तो पेट्रोल डीजल इतना इंटरनेशनल कमोडिटी है।
सर ये पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं और हम लोगों के इनकम सारे वही हैं, तो इसलिए हम लोगों की मतलब सरकार से मतलब रिक्वेस्ट है कि वो तेल का जो भी पेट्रोल और डीजल का रेट है जहाँ से ज़्यादा तो कम से कम कर दिया जाए, जिससे हम लोगों को यात्रा करने में असुविधा ना हो। ठीक है, दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? दिक्कतें सर तो बहुत ज़्यादा आ रही है। जहाँ एक लीटर हम लोग फील करते थे तो 2-3 दिन चलता था, अब एक ही दिन में समाप्त हो जा रहा है। ये सारी कंडीशन आ रही हैं ज़्यादातर हम लोगों के साथ। बात कर रहे हैं हम लोग, रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को भी समझना चाहिए कि अब हम लोग की डिपेंडेंसी जो है, निर्भरता जो है पेट्रोल और डीजल पे कम होनी चाहिए। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक कार से इलेक्ट्रिक बाइक्स का चलन जो है वो बढ़ रहा है, हम लोग को उसे अपनाना चाहिए। वो किफ़ायती है, साथ साथ जो पर्यावरण की सुरक्षा हुई है उसमें हम लोग पर्यावरण सुरक्षा भी होती है साथ में। और साथ में साथ डीजल और पेट्रोल की क्या है कि अगले 20 साल या 2 साल बाद उसकी शॉर्टेज होनी ही होनी है। प्राइस हमें लग रहा है कि शायद 1000 रुपये लीटर पहुँच जाए। एक आम आदमी की बस की बात नहीं है, पर इलेक्ट्रिसिटी और उसके प्रति जो चार्ज होने वाले व्हीकल्स हैं उनका उपयोग करने से हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा भी कर पाएंगे। साथ साथ जो ये प्राइस हाइक हो रही हैं, तो सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि इतना महंगाई करी जा रही है, क्या करेगा गरीब बंदा। थोड़ा रोज बढ़ रहा पेट्रोल। दूसरे तीसरे दिन बढ़ ही जा रहा है, तो अब क्या कर सकता है गरीब आदमी। उसमें 10 का 20 का बचा हो जाके कुछ ना कुछ डलवाना ही है तेल। चलो भाई सोनू बोल रहा मैं, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਕਰੀਏ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੀ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ हाल है जी। इतने पूछो ना, बुरा हाल है जी यहाँ पे। रोज सरकार बढ़ा रही है, क्या करें। आम इंसान कैसे रहेगा, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लोग का सरकार कहेंगे इसको रेट घटाएं, अपना टैक्स छोड़े, अपनी एक्साइज छोड़े, तभी चलेगा देश, ऐसे थोड़ा चलेगा। सर अभी तो इतना बड़ा कोविड के टाइम में इतना बड़ा पैंडेमिक सिचुएशंस जो हुआ है अभी, तो इसके दौरान तो लोगों का जॉब चला जाता है, खाने के लिए कुछ ज़्यादातर बचता नहीं है। लोग अपने गुजारे के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जॉब छूट जाता है। खाने के लिए ज़्यादातर सब्जी मंडी पे जो हम खाने के कुछ सामान जो रॉ मटेरियल्स वगैरह जो खरीदने के लिए जाते हैं, वहाँ पर तो कॉस्ट दिन ब दिन 10 रुपये 15 रुपये ऐसे कॉस्ट डिक्रीज होने के बदले इंक्रीज हो रहा है। और ये सब के टाइम अगर पेट्रोल भी बढ़ेगा तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो पेट्रोल इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ टू फॉर आवर व्हीकल्स। अभी तो हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा मतलब डिमांड में है, और ये 101 में सर चलना ही मुश्किल है। तो जैसा कि पेट्रोल पिछले कुछ दिनों से पैंडेमिक की बात करें तो पिछले 1.5 से 2 सालों के बीच में पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है उससे आम जनता पे कितना असर पड़ा है? सर बहुत ही मुश्किल में हैं हम सब। मतलब दिन ब दिन बढ़ना 70 रुपये से 70 रुपीज़ से लेके 101 बहुत बड़ी बात है। क्या करते अभी, वो तो बढ़ गए तो बढ़ गए ना, वो तो चल रहा कैसा भी बढ़े तो भी डालना पड़ता ना, कैसा भी। 104 हो गया अभी। हाँ हो गया, अभी क्या कर सकते हैं अभी। हाँ अगर काम हो तो अच्छा अभी है। अभी आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा है फ्यूल इंक्रीज का। हाँ बर्डन कैसे भी पड़ता ना, वैसे भी वो तो। हाँ अगर मेरे ख्याल से कम करे तो अच्छा है, उसमें देखना। और गवर्नमेंट कैसा कर सकते हैं देखना पड़ता। हाँ आप कम करने के लिए रिक्वेस्ट। हाँ रिक्वेस्ट कर रहा ऐसा। हाँ कम करे तो अच्छा है। Every day fuel prices are increasing, like you know, it is very burdensome on common man. And तो आपने तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सुनी। पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उससे हर कोई परेशान है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों का जो असर है वो अन्य सामानों पर भी पड़ता है। ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इस मसले पर जितनी चर्चा होनी चाहिए, जितनी बहस होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि नेता हैं कांग्रेस से। सुरेश जोशी जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। मैं दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सुरेश जोशी जी, शुरुआत हम आपके साथ करना चाहेंगे। सर, महंगाई पर जितनी बात तो होनी चाहिए वो हो क्यों नहीं रही है? कांग्रेस के कार्यकाल में जब महंगाई बढ़ती थी तो आप बहुत हंगामा करते थे, लेकिन अब आपके कार्यकाल में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रही है महंगाई, कहीं कोई हो हल्ला नहीं, आखिर क्यों? देखिए पल्लव जी, पहली बात तो ये है
कि महंगाई जो बढ़ती है या जो घटती है, उसमें कुछ महंगाई तो ऐसी है कि जो एकदम बहुत शॉर्ट पीरियड रहती है, तात्कालिक महंगाई रहती है। कभी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, कभी फलों के दाम बढ़ जाते हैं। और कुछ महंगाई ऐसी है कि जो क्राइसिस की वजह से या उसके उत्पादन की वजह से इस तरह से कुछ महंगाइयां बढ़ती हैं। अब जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, आपकी रिपोर्ट्स को मैं देख रहा था कि कुछ महंगाई ऐसी भी है कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन जैसे डीजल है, पेट्रोल है, इस तरह की चीजें, उससे भी महंगाई बढ़ती है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आज आप और हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो जब से मोदी जी की सरकार आई है 7 साल से, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारे जीवन यापन की वस्तुएं हैं, आपका गेहूं है, चावल है, आटा है, अगर मैं सरसों के तेल को उससे आज हटा दूं, तो ये सारी आइटम्स ऐसी हैं कि जिसमें महंगाई की जो दर है, जो हमारा महंगाई का इंडेक्स है, जो हम लोग जो है महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं, जिस तरह से महंगाई पे और चीजों को बढ़ाते हैं, तो उसके कंपैरिजन वो उसके लेवल पे 1 से 2% या 2 से 5% के बीच ही होगा। उससे ज्यादा आपको उस पर नहीं दिखेगा। जो डे टू डे की यूजेज के आइटम हैं, जिन चीजों को हम यूज करते हैं, उसका अगर आप लोग कंपैरिजन करेंगे तो 14 और 21 के बीच में, तो वो इस तरह से आपको मिलेगी। अब जहां तक देखिए, एक तरफ तो हमने कहा कि साहब महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम ये नहीं देख रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे विपक्षी मित्रों को इस विषय पे बोलना भी चाहिए, उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन 7 वर्षों में आपके रोड की स्थितियां क्या हो गई हैं, आपकी रेलवे की स्थिति क्या हो गई, आपकी एयरपोर्ट्स की स्थिति क्या हो गई, आपकी एजुकेशन की स्थिति क्या हो गई है, आपके हेल्थ की स्थिति क्या हो गई है। ये सारे सेक्टर जो हैं, देखिए कुछ चीजें मैंने जैसे कहा ना कि जब हम प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट हमारे शॉर्ट पीरियड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनको हम जो है कि विद इन 6 मंथ 10 मंथ में पूरा कर लेते हैं। कुछ हमारी परियोजनाएं ऐसी होती हैं कि जिसको हम 5 ईयर करते हैं, और उनके असर भी उसी तरह दिखते हैं। आज अगर आप पूरे हिंदुस्तान को देखेंगे तो हिंदुस्तान में आपको हिंदुस्तान का जो ट्रांसपोर्टेशन है और हिंदुस्तान के अंदर की जो हेल्थ की आपकी सिचुएशन है, हेल्थ की जो व्यवस्था है, आपके रेलवे की जो व्यवस्था है, ये सारी चीजें आपको जो है कि कंपैरिजन टू अदर पार्टीज की जो गवर्नमेंट है पहले थी, उससे कितनी बेटर मिल रही है और कितनी गुना उसमें हम लोगों ने प्रोग्रेस की है, उसका भी इंडेक्स आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ये तो एक ऐसा समय हमारे ऊपर आ गया कि भाई आज हमारी कई इंडस्ट्री भी बंद हैं, कई जगह पर जो है हमारा रोजगार पे भी दिक्कत आ रही है। उसका कारण कोविड है। देखिए, कोविड से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, अगर आप खाली इंडियन इकोनॉमी की बात मत करिए, अगर आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पकड़ेंगे तो उस पर कहीं न कहीं आपको बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट मिलेगी। तो अब उसको भी कहीं न कहीं पर, जैसे आपने अभी डीजल और पेट्रोल की बात की, तो डीजल और पेट्रोल का निश्चित तौर पर देखिए हमको ये भी देखना होगा। हम एक बात कहते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, लेकिन डीजल और पेट्रोल में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार होगी या कांग्रेस की सरकार होगी, उसमें लगभग 40, 35, 40 तो 42 ऐसे परसेंटेज में वो लोग टैक्स ले रहे हैं। अगर सपोज करो आप 100 रुपए लीटर अगर आज डीजल बिक रहा है, ये 100 पेट्रोल बिक रहा है, तो उसमें 40 रुपया लीटर का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो मैं, जो विपक्ष के दल हम पे बहुत आरोप लगाते हैं, तो अगर उनकी नीयत साफ है, उनकी नीति साफ है, तो सेंट्रल तो आपका जो है कि 15 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए की एक्साइज ले रही है, आप 40 रुपए में 20 रुपए कम क्यों नहीं कर दे रहे हैं? एक बार गोवा में हुआ था, जब मनोहर पर्रिकर जी वहां के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 12 रुपए पर लीटर जो है कि तेल के रेटों में कमी कर दी थी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो अपने वेट के रूप में, जीएसटी के रूप में, या अदर, उस पर जीएसटी तो है नहीं पेट्रोल पे, लेकिन अदर टैक्सेस के रूप में जो लेती है, तो वो 40% तक का उनका जो है कि उस पर रेट वो बढ़ाती है। तो वो उस 40% की बात कभी वो हमारे मित्र दल नहीं करते जो स्टेट गवर्नमेंट से लेती है। लेकिन हम उस पर कहते हैं कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कि बहुत ज्यादा उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए, ड्यूटीज बढ़ा दी, उसको कम करना चाहिए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई बजट बन रहा है और जो हमारी संघीय व्यवस्था है जिसमें हम जो है कि सेंट्रल से स्टेट्स को अपने 5 ईयर प्लान में पैसा भेजते हैं या अदर्स स्कीम्स में पैसा भेजते हैं, तो वो पैसा आता कहां से है? भाई आपके जो है कि कारोबार कम होगा, जीएसटी भी आपको कम मिलेगा, आपके टूरिज्म से भी आपको कम पैसा मिलेगा, आपको अदर टैक्सेस से भी कम पैसा मिलेगा। चारों तरफ से चीजें अगर बंद होंगी तो इस क्राइसिस के पीरियड में कहीं न कहीं इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, उनका सामना जो है कि गवर्नमेंट को करना होता है।
तो इसमें मैं दूसरा विषय आपको आपके सामने ये रखूंगा कि अगर आप पूरे देश का आज आप सर्वे करिए तो पब्लिक ये बात जरूर कहेगी, जनता में ये बात जरूर रहेगी कि सब आज जो है कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से महंगाई थोड़ा बढ़ी है, और उसमें से विशेष करके सरसों के तेल का जो विषय आएगा उसमें लोग जरूर बोलेंगे। लेकिन आपको मैं कहता हूं कि इस सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को लेकर के आज भी आम जो जनता है वो कहती है कि नेशन फर्स्ट। अगर हमारे देश के अंदर कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, लोग जो है कि साफ नियति से काम कर रहे हैं, अगर मोदी जी 1 रुपया दिल्ली से भेजते हो, 1 रुपया जो है कि प्रदेशों में या आपके खाते में सीधे आ रहा है, उसमें कोई बीच में बेईमानी नहीं हो रही है, तो हम थोड़ा इस बात को देश के लिए या अपने लिए स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम मोदी जी की सरकार को स्वीकार करते हैं, उनकी नीतियों को स्वीकार करते हैं, उनकी पॉलिसीज को स्वीकार करते हैं। ये आज भी एक जनमानस पूरे देश के अंदर बना है। ये आपने इसके कई उदाहरण देखे होंगे, जैसे आपने कहा कि सुरेश जी हमें रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। ब्रेक के बाद रत्नाकर जी मैं आपका ही रुख करूंगी फौरन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महंगाई के मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी अब आपका रुख करना चाहेंगे सर। तमाम बातें आपने सुरेश जोशी जी की सुनी होंगी, उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश कर दिया है महंगाई दर को लेकर, और सवाल मेरा ये भी रहेगा कि क्या वाकई में लोग इस समय नेशन फर्स्ट देख रहे हैं या ये देख रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर राहत मिल जाए? ये सरकार जो है ये पूरी तरह से टैक्स की भी सरकार बन चुकी है। यह एक कोविड महामारी जैसी जो विपदा आई है उस महामारी में लोगों को जितना राहत पहुंचाना चाहिए वो राहत पहुंचाने का काम कहीं से कर नहीं रही है, उल्टा टैक्स जो है उनके पॉकेट से वसूलने का काम कर रही है। आपको मैं एक आंकड़ा दे देता हूं कि तकरीबन 7 साल के दौरान मोदी सरकार ने 23 लाख करोड़ पेट्रोल और डीजल पे टैक्स जो है वो वसूल चुकी है आम जनता से। तो यह जो टैक्स वसूलती है तो यह क्या सिर्फ रोड बनाने में ही लगा देते हैं, क्या यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही कर देते हैं? या सुरेश जी कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अगर हमारा देश विकास कर रहा है तो जीडीपी आज -7.3% क्यों है? अगर हमारा देश विकास कर रहा है तो आज आम जनता अपने रोजी रोटी के लिए क्यों त्राई कर रही है? अगर हमारा देश विकास कर रहा है तो 97% लोगों की भारत के सभी पूरा पॉपुलेशन लेता हूँ तो उसमें 97% लोगों की आय जो है वह आज घट चुकी है, और 30 करोड़ लोग 140 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ लोग जो यूपीए की सरकार में हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठा के ऊपर लाया था, वह इनकी सरकार में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के आज फिर से नीचे चले गए हैं। तो यह किस विकास की बात कर रहे हैं और किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? आज रसोई गैस की कीमत जो हमारे समय में 3 रुपए हुआ करती थी, आज इनके समय में 9 रुपए के करीब हो चुकी है। और सरसों के तेल भी आप ये देख लीजिएगा, वह 80 रुपए था, 200 रुपए का पार हो गया है। कहीं ना कहीं आज महिलाओं के जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, गृहिणियां हैं, उनके किचन का जो है बजट बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आज उनको किचन का बजट मैनेज करने में कितना मुश्किल होता है, ये अगर ये सुरेश जी अपने घर में ही ये सर्वे कर लेंगे तो इनको अच्छी तरह से पता होगा ये सारी चीजें। लेकिन यह मोदी सरकार को बैठ के टीवी स्क्रीन पर डिपेंड करने इनका जो कर्तव्य है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज की परिस्थिति में आम जनता जो है वह महंगाई के कारण त्राई कर रहा है। देखिए, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मोदी सरकार में 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। उसका क्या कारण है 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है? उसका कारण यही है कि मोदी सरकार में ये 12 मंत्री अपने कर्तव्य जो है पूरा नहीं किए, जो इनको करना था। ये कार्यकाल में उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया नहीं, जो एक्सपेक्टेशन थी जनता की वो उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए मोदी जी ने इनको हटाकर और दूसरे लोगों को बैठा दिया है। अभी आप ले लीजिए इनके पेट्रोलियम मंत्री जो पेट्रोलियम मंत्री ने इनके जी, तो उनका देखिए उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उन्होंने जो है पेट्रोलियम प्राइस को है जो कंट्रोल नहीं कर पाया है। वो इस प्रकार देखिए, आज क्रूड ऑयल की कीमत $75 प्रति बैरल है, लेकिन पेट्रोल की कीमत वो लगातार बढ़ती जा रही है। विगत 2 महीने के अंदर 30 बार से ऊपर पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर क्रूड ऑयल की कीमत देखेंगे तो आप $70 से $75 प्रति बैरल के बीच में ही है। तो ये जिस तरह से कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं, तो मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि 2020 का ही आंकड़ा ले लीजिए, आप पिछले साल का ही आंकड़ा ले लीजिए, यही क्रूड ऑयल $40
मैं एग्जैक्ट आंकड़ा देता हूँ, $39.68 प्रति बैरल बिल्कुल नहीं किए, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वो जनता के पॉकेट से जितना अधिक से अधिक हो सके पैसे के लूटने का आप जो है काम कर रहे हैं, जनता को राहत देने का काम नहीं कर रहे हैं। टैक्स जीवी सरकार टैक्स वसूलने का काम कर रही है। हमारे राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कहते हैं कि आपकी कार पेट्रोल और डीजल से चलती है, लेकिन यह सरकार टैक्स से चलती है। देखिए 2 महीने के अंदर 32 बार पेट्रोल और डीजल का बढ़ना कहीं न कहीं यह दिखाता है कि यह सरकार जितनी भी हमारी नवरत्न कंपनियां थी जिससे कि हमको आय होता था, सरकार को आय मिलती थी, वह कंपनियां तो सारे इन्होंने अंबानी और अडानी जैसे लोगों को बेच दिया। अभी इनके पास आय के स्रोत जो है बहुत सीमित हो गए हैं। इसलिए यह जो टैक्स के रूप में जनता से वसूलने का काम कर रही है, यह एक तरह से ये जो सरकार है, यह सरकार पूरी तरह से ये हम लोग जैसे आजादी के पहले गुलामी के समय में साहूकार लोग टैक्स वसूलने का काम करते थे, यह सरकार भी कुछ उसी तरह से साहूकार की तरह टैक्स वसूलने का काम कर रही है। जरा सुरेश जी मुझे बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें इन्होंने कर दिया जिससे कि आम जनता को राहत मिल गया। दूसरी बात ये भी मैं इनको बता दूं, सुरेश जी अभी कह रहे थे कि कोविड के दौरान, ये महामारी के दौरान जो है लोग अपना सब सारी व्यवस्थाएं जो है बिगड़ गई। लेकिन सुरेश जी को एक बात याद नहीं है कि कोविड के पहले भी 2 साल पहले भी 8 क्वार्टर्स में जीडीपी हमारे लगातार गिरते आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कोविड में देखिए जब 500 केसेस थे तो इन्होंने 4 घंटे के अंदर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था। लेकिन आज एक दिन 4 लाख केसेस हुए थे, उस समय उन्होंने वो स्टेप क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि इनको एहसास हुआ कि पहले कोविड में फर्स्ट फेज में इन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन करके बहुत बड़ी गलती की थी, जिसकी वजह से वह दूसरे लहर में इन्होंने ये सबक सीखा। तो कहीं न कहीं इन्होंने एक बात बताइए रत्नाकर जी, ये भी तो एक आंकड़ा है ना, और ये भी तो एकदम सत्यापित आंकड़ा है कि मोदी के कार्यकाल में ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम आया था। सर नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा आंकड़ा कहाँ पे? मैंने तो नहीं सुना कि भारत विश्व गुरु बन गया और आर्थिक विकास हमारा। आज आंकड़ा ये है कि बांग्लादेश जैसा देश, जो हमारे देश के बाद जो देश आया, जिसका जन्म हुआ, वो देश आज हमसे ज्यादा, जिसकी जीडीपी अधिक है, हमसे ज्यादा वहाँ पे लोग सुखी और संपन्न हैं। तो यह आंकड़ा आपको बताता है कि किस तरह से जो है हमारे और पड़ोसी देशों से भी आप कंपैरिजन ले लीजिए। आज हमारे पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान हुआ, चाहे भूटान हुआ, चाहे नेपाल हुआ, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जरा आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। हमारी कीमतों से लगभग आधा कीमतें हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ की सरकारें जो है वो जनता से टैक्स वसूलने का और लूटने का काम नहीं करती है। टैक्स वसूलती है लेकिन एक सीमित मात्रा में टैक्स वसूलती है। लेकिन हमारी सरकार जो है आज टैक्स से लूटने का काम कर रही है। आज बेसिक प्राइस, पेट्रोल की बेसिक प्राइस जो मैं अगर बता दूं आपको तो यह 35 रुपया है, सिर्फ 35 रुपया। उसके बाद जो 100 रुपए का, उसके बाद जो 70 रुपए के करीब ये जो है पूरा टैक्स वसूलने का काम कर रही है। तो विश्व में सबसे सर्वाधिक टैक्स अगर कहीं वसूला जा रहा है तो यह भारत में वसूला जा रहा है, मोदी सरकार के द्वारा वसूला जा रहा है। मैं एक चीज और बता दूं, अभी सुरेश जी कह रहे थे कि राज्य सरकार को कम करना चाहिए। सुरेश जी को शायद ये भी कहना चाहिए कि जो इनकी ज्यादातर भारत में राज्य है, राज्य में इनके भाजपा के वो सवाल हम सुरेश जी से ही ले लेते हैं, करके दिखाएं। और ठीक है। वैसे रत्नाकर जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में यह रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया था विश्व की। ये एक रिपोर्ट आई थी 2020 में। उसके बाद से लॉकडाउन लग गया, फरवरी की ये रिपोर्ट थी, और लॉकडाउन के बाद तो खैर हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। सुरेश जी का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। सुरेश जोशी जी, जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाए जा रहे पेट्रोलियम पदार्थ? ये सवाल लगातार खड़े होते रहे और अब आप ये कह देंगे कि राज्य नहीं मान रहे, उनमें कांग्रेस शासित राज्य अड़चन डाल रहे हैं, जबकि कांग्रेस कहती है कि ज्यादातर राज्यों में तो आप हैं ही ना, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? सर देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे मित्र अभी बहुत उससे प्रखरता से कई आंकड़े पेश कर रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार देश के अंदर थी तो उस समय जो है कि 1,27,000 करोड़ के जो है कि आपने पेट्रोलियम बॉन्ड्स खरीदे थे, जिसको जो है कि जो पैसा आपने देना था
वो विद इन 10 ईयर उसका था, लॉगिंग पीरियड था 10 साल का। और आप जो है कि 2013 में बॉन्ड खरीद के तो चले गए, लेकिन 1,27,000 करोड़ रुपया तो जो भी भारत की सरकार आएगी वो देगी ना। तो वो पैसा भी आज जो है कि जो आपके डीजल पेट्रोल पे ड्यूटी बढ़ रही है या ड्यूटी लग रही है, वो भी एक बड़ा कारण है कि वो पैसा भी किस्त के रूप में आज बैक जा रहा है। ये जो है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये तो बोल देते हैं बहुत जोर जोर से चिल्ला के, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई आखिर, मैंने कहा ना पहले कि भाई जब हम योजनाएं बनाते हैं तो कुछ शॉर्ट टर्म होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है, कुछ मिड टर्म होती है। तो ये जो है कि मनमोहन सिंह जी ने देश के लिए बनाई होगी योजना, कोई अपने लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए तो नहीं बनाई, लेकिन जब वो योजना उन्होंने बनाई तो उस योजना की अदायगी तो कोई न कोई सरकार ये देश ही करेगा ना। चाहे कांग्रेस आती, कांग्रेस करती, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब ये कहते हैं कि भाई आपने टैक्स तो ले लिया, किया क्या? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब आप सरकार में थे, आपके माननीय उस समय मंत्री कमलनाथ जी सड़क परिवहन मंत्री थे, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भी आज रोड नहीं बना पा रहे थे। आज 53 किलोमीटर पर डे की सड़क बन रही है। ये पूरे देश में, मुझे लगता है कांग्रेस को नहीं दिख रहा होगा और दिखना भी नहीं चाहिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये पूरे देश की जनता दिख रही है कि साहब आज रोड के देश के अंदर जो है कि सड़कों की स्थिति अच्छी हो रही है। 16 लेन की भी सड़कें बन रही हैं, 16 लेन, 20 लेन की सड़कें बन रही हैं, आपकी एलिवेटेड सड़कें बन रही हैं, आपके वो पुल से या वो जहां पर को जो है कि आपको टनल की आवश्यकता थी वो टनल बन रही है। अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में भी अगर आप देखें तो 12 मीटर 14 मीटर की चारधाम प्रोजेक्ट के अंदर ऑल वेदर रोड्स जो अभी बनाई है गवर्नमेंट ने, वो आपको दिख रही है। अगर आप रेलवे के प्रोजेक्ट की बात करेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आपका पूर्वोत्तर हो, चाहे बिहार के अंदर हो, जो भी हमारे पिछड़े क्षेत्र थे, आज रेल कितनी तेजी से जो है कि रेल के क्षेत्रों में पटरियां बिछ रही हैं, काम हो रहा है। रेल कोचेज आपने कब से ही नहीं खरीदे थे देश के अंदर। इस सरकार के आने के बाद आपने जो है कि यात्रियों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक नई तकनीक से बने हुए रेल कोच खरीदे, जो आपको आज दिख रहे हैं। अब आप कहते हैं कि डिफेंस की ये हालत हो गई थी कि 2012 के आप अखबार उठा के देखो तो कई बार जो है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स जैसे जो हमारे देश के प्रतिष्ठित में अखबार हैं, उन्होंने लिखा कि देश की सेना के पास गोला बारूद भी नहीं है। भाई जी, आप जो जहां छोड़ गए, आप कहते थे, आप कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेश अच्छा है, पाकिस्तान अच्छा है, श्रीलंका अच्छा है, आपको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या सीमा की रक्षा करने के लिए जो सरकार चल रही थी वो गोला बारूद भी नहीं है सिपाहियों के पास उस पर लड़ने के लिए? हमारा सोल्जर बगैर गोला बारूद के सीमा पे खड़ा है। तो आज आप देखिए कि भाई इस सरकार ने आने के बाद, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो आपकी जो है कि जल सेना हो, चाहे आपकी वायु सेना हो, सारी आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी को खरीद कर करके आज जो है कि सेनाओं को सुशोभित किया है, और सुशोभित ही नहीं किया है। देखिए सुरेश जोशी जी, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो गरीब तबका है वो आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि जब रोजगार चला गया है, उनके पास कमाई का साधन नहीं रहा है, तो वो चाह रहा है कि आप इस महंगाई से उन्हें छुटकारा दें। पल्लवी जी प्लीज, मैं आपको विद इन सेकेंड से मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। देखिए, पहली बात मैं बताऊं कि कोविड के काल में ये वो सरकार थी जिसने डायरेक्ट बेनिफिट्स के द्वारा हर घर और हर परिवार को 80 करोड़ लोगों को पीडीएस सिस्टम के माध्यम से राशन देने का काम किया। आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप किसानों की बात करेंगे तो 6,000 रुपए किसानों को प्रति वर्ष का प्रधानमंत्री सम्मान योजना, जो किसान सम्मान योजना है प्रधानमंत्री जी की, चलिए सर, तो समय की भी अभी हमारे पास काफी कमी है। मैं आप दोनों ही मेहमानों से अभी माफी चाहूंगी, वाकई में समय की बहुत कमी है, नहीं तो हम इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखते। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, और चलिए अब अगली अहम खबर का हम यहां रुख कर लेते हैं। घाटी से आतंकियों की सफाई का सिलसिला लगातार जारी है। सेना मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और घाटी से आतंकियों का सफाया करने में सेना जुटी हुई है। इसी बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। आपको बता दें, ये जानकारी मिल रही है कि पिछले 24 घंटे में 5 आतंकियों को हमारी सेना ने मार गिराया है। कुलगाम और पुलवामा में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। घाटी से आतंकियों के सफाई का सिलसिला लगातार जारी है। सेना पूरी तरह से घाटी की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। ताजा जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर किए गए। इसी के साथ घाटी में पिछले 24 घंटों में 5 आतंकी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों के लिए इसे बड़ी सफलता बताया जा रहा है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों को बधाई दी है। आज हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मौत को भी 5 साल पूरे हो गए हैं। पुलवामा के पुछल इलाके में बुधवार देर रात एनकाउंटर शुरू हुआ था। यहां आतंकियों के छिपे होने की
की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। यहां 2 आतंकियों के घिरे होने का इनपुट मिला था। यहां मुठभेड़ में अब तक दोनों आतंकी मारे जा चुके हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा कुलगाम के जोदार इलाके में पुलिस और एक आरआर ज्वाइंट ऑपरेशन में लश्कर के 2 आतंकी मार गिराए गए। यहां गुरुवार तड़के मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसके पहले बुधवार को उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के टॉप कमांडर मेहराजुद्दीन उर्फ उबैद को मार गिराया था। उबैद बुरहान वानी का साथी था और उत्तर कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। तो दक्षिण कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 5 आतंकी पिछले 24 घंटे में मार गिराए गए हैं। पुलवामा के पुछल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता और आईजी कश्मीर ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। कल रात में हम लोगों को 2 खबर मिला था, एक कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में, एक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक जडर है जो नेशनल हाईवे के बहुत नज़दीक है। वहाँ खबर था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट आज इसको एनएच पर अटैक करना था। तो आर्मी और कुलगांव पुलिस ने मिलकर एक एम्बुश लगाया और एम्बुश में दोनों टेररिस्ट मारे गए। दोनों लोकल टेररिस्ट है और एलईटी से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा तब पुलवामा की खबर आया था, पुछल एक विलेज है, वहाँ भी खबर था कि 2 टेररिस्ट है। तो वहाँ पर पुलिस, सीआरपी, आरआई ने मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद उन्होंने सरेंडर करने कहा गया। दोनों मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया। बाद में अंदर से फायरिंग आया, फायरिंग का जवाब दिया गया। उस इनकाउंटर में दोनों टेररिस्ट मारे गए। ये दोनों भी लोकल टेररिस्ट है और एलईटी से रखते हैं वास्ता। कल सुबह क्योंकि ये हंदवाड़ा में भी जो कल महराज हलवाई तो कुल मिला के मेरे ख्याल से 5 हाँ 24 घंटा में 5 टेररिस्ट मारे गए। मीटिंग चल रही है और हम लोग काफ़ी अलर्ट है। तो हमारी पुलिस, सीएपीएफ, आर्मी हर एक अलर्ट है। तो इसमें से देख रहे हैं समर एक्टिविटीज़ में हम 1 महीने से काफ़ी एक्टिविटी हो रही है इनकी। नहीं ना, आप हर एक साल देखते हैं कि समर में जून, जुलाई, अगस्त तक ऑपरेशन काफ़ी होता है। हालांकि पिछले महीना में टेररिस्ट ने सॉफ्ट टारगेट पर, सिविलियन पर, पुलिस वाले पर काफ़ी अटैक किया था। हम लोग भी ऑपरेशन को बढ़ा दिए, उसमें काफ़ी टेररिस्ट मारे। देखिए, सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है और अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष में जिस प्रकार से मोर देन 600 मिलिटेंट्स का मारा जाना, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो कश्मीर में लगातार मिलिटेंसी 30 साल रही, उसका खात्मा होगा। लोग भी वहां के तंग आ चुके हैं। ये सिर्फ कुछ लोग जो उनके इशारे पर काम करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी जो उनके इशारे पर काम करती हैं, लोगों को गुमराह करने में उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन आप पिछले कुछ आंकड़े देखिए तो बीएसएफ की भर्ती में 30,000 नौजवान वहां पर भर्ती होने के लिए जाना, ये साफ जाहिर करता है कि फिजा बदल रही है और जल्द ही कश्मीर में अमन चैन आएगा और लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, ना कि मिलिटेंसी की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं सर यहाँ रजौरी में भी एक इन्फिल्ट्रेटर मारा गया, फौज ने उसको मार गिरा, एक टेररिस्ट को। तो एक कोशिश जरूर है कि आतंकवाद को बढ़ाया दिया जाए पाकिस्तान की तरफ से। इन्फिल्ट्रेशन जारी है, कोशिश हो रही है। कश्मीर घाटी में बढ़ते हुए अमन चैन को पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होता और चाइना के इशारों पर उनकी सपोर्ट लेकर के ड्रोन भेजना, बार्डर से घुसपैठ कराना, हमारे सुरक्षा बल अलर्ट हैं। अब कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाने की जरूरत है जो आज भी उनके इन्फॉर्मर्स हैं और अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड अभी भी काम कर रहे हैं। और इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सवाल मेरा सीधा सा है और सबसे अहम सवाल, अभी वर्तमान में आप घाटी में आतंकवाद की क्या स्थिति देख रहे हैं? ये राहत की खबर सामने आई है कि 24 घंटे में 5 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो आपके मुताबिक क्या संतोषजनक है? ठीक है, तो मिताली किस लिए आएगी? प्रफुल्ल बख्शी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में घाटी में 5 आतंकवादी मार गिराए गए हैं और इसको लेकर आईजी कश्मीर ने सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। वहीं बुरहान वानी की हम बात करें तो उसकी मौत को भी आज 5 साल पूरे हो गए हैं। कुलगाम और पुलवामा में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 5 आतंकी मारे गए और जानकारी मिल रही है कि यहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आईजी कश्मीर ने तमाम ऑपरेशन को लेकर
लेकर जानकारी भी साझा की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही आतंकवाद से परेशान है, ज्यादातर देश ऐसे हैं दुनिया के जो इस समय आतंकवाद से जूझ रहे हैं और इस समस्या का समाधान चाह रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में जब तक ये मसला उठता ही रहता है। और इस बीच एक अहम खबर यह भी मिल रही है कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने भारत पर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, कश्मीरी आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहरीले बयान दिए हैं। अलवी ने बुधवार को यह आरोप लगाया कि भारत हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में उग्रवाद और आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध के लिए कर रहा है। पाक राष्ट्रपति का दावा है कि भारत ऐसा पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए कर रहा है। तो कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये भी अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घाटी में ये कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों के द्वारा कि आतंकवाद की पूरी तरह से कमर तोड़ दें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम जिला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर सहित 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस बीच कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बिना किसी क्षति के इन अभियानों को संचालित करने के लिए सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुख्ता सूचना के आधार पर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान दल, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बुधवार रात पुलवामा के पुचाल में घेराबंदी की और फिर तलाशी अभियान शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों के जवान जब एक विशेष क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी भी शुरू कर दी और इसके बाद ही जवाबी कार्रवाई की गई और मुठभेड़ शुरू हो गई। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? आ रही है आपकी आवाज। जी सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सर, मेरा एक अहम सवाल आपसे यह है कि घाटी में फिलहाल आप आतंकवाद की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? अभी पिछले 24 घंटे में भी 5 आतंकवादी हमारी सेना ने मार गिराए हैं, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं क्या वो संतोषजनक हैं? देखिए, मेरे हिसाब से संतोषजनक नहीं है जी। हालांकि हमारे अब फोर्सेस ने बहुत आतंकवादी गिराने शुरू कर दिए हैं। हमारा अभी उनका जो इंटेलिजेंस गैदरिंग भी इम्प्रूव बहुत हो गया है, इसमें दो राय नहीं है। पर फिर भी अभी आतंकवादी आ रहे हैं क्योंकि स्लीपर सेल्स बैठे हैं और स्लीपर सेल्स ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। जब तक आप स्लीपर सेल्स को नहीं निकालेंगे जो कि इस धरती के अभिन्न अंग हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं और वही स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, जब तक हमारी इंटेलिजेंस इनको ढूंढ के नहीं निकालेगी तब तक आपका काम नहीं होगा। आप इस तरीके से आप देखते रहिए कितने महीने साल निकल गए हैं। हर बार हम कहते हैं हमने 3 गिरा दिए, 4 गिरा दिए, 5 गिरा दिए। उनके आतंकवादियों की कमी नहीं है जी, क्योंकि गरीबी बहुत है। 10,000 रुपए में तो लोग अपने फादर को मारना चाहते हैं, तो ये तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो आपको आतंकवादी को सिर्फ अगर आप मारते ही रहे तो कुछ फायदा नहीं होगा जब तक इनको जड़ से नहीं खत्म करेंगे। और दूसरा, जहां से आ रहे हैं यानी कि पीओके से, आप पीओके में उनके खेमों को नस्तनबूज ही नहीं करेंगे, वहां पे अधिकार जमाएंगे, ऑक्यूपाई करेंगे उस एरिया को, तब आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि इस समय सिनारियो चेंज हो रहा है, तालिबान भी बड़े निकल रहे हैं अफगानिस्तान से और स्थिति मजबूत हो जाएगी आतंकवादियों के लिए। इसलिए हमारे को अपनी और जितनी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको एक कमांड एंड कंट्रोल में लाना पड़ेगा, एक कमांडर के अंडर। ये बहुत 15-20 आपकी एजेंसियां हैं, हर एक के डायरेक्टर जनरल अलग हैं, हर एक का इंटेलिजेंस अलग है, हर एक का एरिया ऑफ कमांड अलग है। ऐसे काम नहीं चलेगा। सर, अभी हमने भी देखा कि किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की गई भारत की तरफ से, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई। इन स्ट्राइक्स के बाद आपने क्या बदलाव महसूस किया है? क्या स्थितियां कुछ बदली हैं या अभी भी वैसी ही हैं? देखिए, ऐसा थोड़ी देर के लिए बदलती है, उनको झटका लगता है, सदमा लगता है और फिर वो यहाँ आप देखिए एक से काम नहीं चलेगा।
हमको 4-5 स्ट्राइक्स करनी चाहिए थी उनकी इंपॉर्टेंट जगह पे, और उसके बगैर हमें एडवांस करना और ऑक्यूपाई करना है। पीओके हमारा है, हम बोल चुके हैं, दुनिया को बोल के हैं पीओके हमारा है, हमें लेना शुरू करना चाहिए। चाहे 5 किलोमीटर लीजिए, 10 किलोमीटर लीजिए, आप फिर देखिए आतंकवाद अब किस तरीके से खत्म होता है। बिल्कुल, ये पीओके वाला मसला भी लगातार छिड़ा ही रहता है और संयुक्त राष्ट्र में जब तक आतंकवाद का मुद्दा भारत की तरफ से उठाया जाता है सर, संयुक्त राष्ट्र में हम जोर शोर से इस बात को रखते तो हैं, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है सर? देखिए, जोर शोर से रखने का मतलब क्या है? आप जितना मर्जी हल्ला मचा लीजिए जी, कितने सालों से मचा रहे हैं, आपकी तो उतनी उम्र नहीं होगी जब से जितना हल्ला मचा रहे हैं। 20 साल से तो मैं टेलीविजन पे देख रहा हूँ और यही हो रहा है। पहले तो वो आके हिंदुस्तान के अंदर धमाके करते थे, वो दिन नहीं है, मैं मानता हूं, पर क्वेश्चन ये है अभी भी सारा मामला चल रहा है और ये चलता रहेगा। इसीलिए चलता रहेगा कि हमने उनको ठीक से निकाला नहीं है, ठीक से निकाले। मतलब आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, एक बालाकोट स्ट्राइक करी, उससे क्या होता है? उस टाइम तो ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया, उन्होंने जम्मू की स्ट्राइक करके दिखा दिया आपको, और छोटी स्ट्राइक है, पर फिर भी आपको पता चल गया कि सारा का सारा ये खेल है, ये इस्लाम को लेकर है, इस्लाम और बाकी धर्मों में जो अंतर है उसको लेकर ये सारा खेल है। और जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो रेडिकल उग्रवादी हैं, वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सारे इस्लाम में खराबी कोई नहीं है, ये रेडिकल इस्लाम है, ये इसको अंजाम दे रहा है। उसको सपोर्ट करने वाले बहुत हैं, उसको आर्मामेंट सप्लाई करना, उसको फाइनेंस देना बहुत है। आप FATF की बात कर रहे हो, पाकिस्तान भारत को FATF में खींच के ले जा रहा है। आप UN में जितनी बात कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तान को मदद करने वाले बहुत कंट्रीज हैं, चाइना, टर्की, उनको सहानुभूति करने वाले इस्लामिक कंट्रीज जो मुंह से नहीं बोलते, सामने नहीं बोलते, अंदर ही अंदर उनको बड़ी एड मिल रही है। और ये तो जो आप इस बात बताइए सर। हाँ, ये देखिए, ये चलता रहेगा, आप इसको नहीं रोक सकते जब तक आप अपनी नीतियों में एकदम बदलाव लाएंगे। जमीन अंतर किस आसमान तरह के बदलाव की जरूरत है सर? नीतियों की अगर हम यहाँ पर बात कर ले, नीतियों की बात हो गई, या फिर हमें अपने जो सूचना तंत्र होता है उसको मजबूत करने की बात हो गई, इनको किस तरीके से बदला जाए? क्या बदलाव की आवश्यकता इस समय आप महसूस कर रहे हैं? कहाँ कमी हमारी तरफ से रह जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात है, आफ्टर जम्मू स्ट्राइक हमको पता चल गया है, और अब हम कह रहे हैं हमने इस वेपन का ऑर्डर कर दिया है, इस रडार का ऑर्डर कर दिया, अभी ऑर्डर देने शुरू हुए हैं जी। क्योंकि अभी हमको पूरा का पूरा इक्विपमेंट जितनी जल्दी हो सके अपना ड्रोन्स के खिलाफ तो लेके आना पड़ेगा, और फिर आतंकवाद को भ्रष्ट खत्म करने के लिए आपकी जितनी जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी है एक कमांडर के अंडर में होगी। जो कोर कमांडर है वो उसको कंट्रोल करेगा और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज उसके अंडर में होंगी। ये प्रॉब्लम हमारी अंदर की है, क्योंकि उसके अंडर लोग काम नहीं करना चाहते। उनका अपना एरिया, टर्फ जिसको कहते हैं, वो खत्म होने लग जाएगा, उनका इन्फ्लुएंस खत्म होने लग जाएगा। वो देश के हित को तो छोड़ो, लोग अपने हित की बात करते हैं। ये आपको करना होगा। ये मैं जो बोल रहा हूं, इन लोगों को बहुत कड़वा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर बात सारी यही है, यही करोगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आप जितनी जल्दी इसको हासिल करेंगे उतनी जल्दी होगा, पर इसको करने के लिए आपको इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी देश की। इस मसले पर सर हम लगातार इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे, बस हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक अहम मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और चर्चा इसी बात पर हो रही है कि घाटी में हम लगातार देख रहे हैं कि आतंकवादियों का सफाया करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आतंकवाद को जड़ से हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ये आतंकवाद जड़ से कैसे खत्म होगा, इसी पर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई अहम जानकारियां भी उन्होंने हमारे साथ साझा की है। सर, एक अहम
टिप्पणी है वो मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहूंगी और इस टिप्पणी का मतलब भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने ये बात कही है कि हम एक बार फिर से आपके आतंकवादी और मेरे आतंकवादी के दौर में लौटने लगे हैं। क्या माना जाए सर, वाकई में यह हकीकत है कि एक बार फिर से ये लड़ाई शुरू हो जाएगी कि ये आतंकवादी तेरा और ये आतंकवादी मेरा? और बैड टेररिस्ट पहले होता था, ये भी डेफिनेशन दी जाती थी, योर टेररिस्ट इज माय फ्रीडम फाइटर, पॉइजन फॉर समबडी इज नेक्टर फॉर समबडी। ये कहने की बातें हैं। हमको अपने देश के हित में देखना है, हमें ये नहीं देखना बाकी क्या सोच रहे हैं। ये है चाणक्य नीति। अगर आप इस चाणक्य नीति की बात करते हैं तो आपको ये चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, चाणक्य नीति पढ़नी पड़ेगी और आपको पता चलेगा। अमेरिका में CIA इसकी ट्रेनिंग लेते हैं चाणक्य नीति की। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा देश के हित में क्या है और लोगों के हित में क्या है। सब अपने अपने हित की बात करते हैं, देश के हित की बात बहुत कम लोग करते हैं। बिल्कुल इसलिए नहीं करते क्योंकि सब अपना अपना टर्फ जिसको कहते हैं, अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी। तो हमारे जो मिनिस्टर और जो सेक्रेटरी साहब ने जो यूनाइटेड नेशन में बोला है वो क्या कह रहे हैं कि अब ये हो गया है कि आप इसको आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसको कर रहे हैं, आप ये आपका दुश्मन है, ये आपका दुश्मन नहीं है। ये सारा हो गया है। सपोर्ट जिसको पाकिस्तान कर रहा है वो हमारा दुश्मन है और सब बेसिकली हो रहा है ये रिलीजन के मामले पे। तो सबसे पहले वर्ल्ड के जो टॉप रिलीजियस पीपल हैं इस एरिया में, इस्लाम में, उनके साथ बैठ के उनको बात करनी पड़ेगी कि अगर इस एशिया के इस एरिया में बात को खत्म करना है किस तरीके से करें, आपको ISIS का प्रकोप को किस तरीके से खत्म करें। टर्की जो बनना चाहता है खलीफा इस्लाम का, उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज करें। ये तो चाहते हैं ये चीजें होती रहें। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपनी हुकूमत में बैठने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रही है, भारत से लड़ती नहीं है। वो कहते हैं आतंकवाद से ही काम चल जाएगा हमारा, और बिल्कुल चल रहा है, बड़े आराम से कर रहे हैं। आपको यहाँ पे आपको सबको हिला रखा है उसने। सर ऐसा नहीं है कि भारत ही अकेला ऐसा देश है जो आतंकवाद से लड़ रहा हो, दुनिया के कई देश आतंकवाद से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी सब इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे आतंकवाद के खिलाफ? कहाँ दिक्कत आ रही है? वो है रिलीजन जी, रिलीजन आपके बीच में आ रहा है। जब तक रिलीजन का आप को अंडरमाइन नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कहता रिलीजन को कोई हटा नहीं सकता, रिलीजन स्टेट ऑफ माइंड, वो तो मानसिक स्थिति है रिलीजन। जब तक रिलीजन का असर नहीं हटाएंगे, उसका इंपॉर्टेंस नहीं हटाएंगे, तब तक ये होगा। तब जिस दिन रिलीजन का इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, खासकर इस्लाम के रिलीजन को हर एक को सिखाया जाता है ये, कई जो सीख जाते हैं वो आतंकवादी बनते हैं, जो नहीं सीखते वो हमारे और आपके जैसे रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले सारे वर्ल्ड लीडर्स को मिलके एक पीसफुल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, जॉइंट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन को खोजना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, जैसे कि बुद्धिस्ट नेशन ने किया था। वो करेंगे किस तरीके से आप शांति ला सकते हैं। अब अगर आप ये करेंगे आतंकवाद का ही सहारा लेंगे, और अब सब कंट्रीज कर रही हैं। आप देखिए अमेरिका ने सिर्फ आतंकवाद कंट्रीज का सहारा दिया, पाकिस्तान आतंकवाद सपोर्ट कर रहा था, अभी तक अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं सपोर्ट कर रहा? बिल्कुल, किसी टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर ही नहीं किया उसको, भारत ने भी नहीं किया उसको। तो आप देख लीजिए, जब आपकी नीति ही कमजोर है तो आपको ये देखना पड़ेगा। और हमको सारा का सारा ये आपने जो रिलीजियस एंगल के ऊपर डिवाइड किया है, क्यों रोहिंग्या कश्मीर में आए, अभी तक किसी व्हाइट पेपर नहीं दिया। आपके कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था रिलीजन के कारण, कश्मीर बना है रिलीजन के कारण, हिंदुस्तान का पाकिस्तान डिवीजन हुई रिलीजन के कारण। रिलीजन ही आपकी सारी बीमारी है, चाहे मेरा चाहे आपका, किसी का भी। मैं एक रिलीजन की बात नहीं करता, पर रिलीजन जब आता है इंपॉर्टेंस में, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल साहब की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई क्रूसेड्स, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में रिलीजन के कारण थी। प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथलिक की लड़ाई रिलीजन के कारण थी। सबसे ज्यादा खून खराबा उनका उससे हुआ।
शिया सुन्नी की लड़ाई रिलीजन के कारण, सारी लड़ाइयां रिलीजन के कारण है। तो आप बात क्या कर रहे हैं? तो हमें ये पहले अंतर दूर करना पड़ेगा। आसान काम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, पर हो सकता है अगर सारे वर्ल्ड के लीडर मिलके इस पर बात करें, ये करें हम आर्मामेंट कम कर देंगे, न्यूक्लियर कम कर देंगे, ये सब बहाने हैं। आर्मामेंट लोग बना रहे हैं, अमेरिका बना रहा है और बेच रहा है, उसका फायदा हो रहा है। गल्फ वॉर में से कितना फायदा उठाया, इराक वॉर में कितना फायदा उठाया, अफगानिस्तान में कितना फायदा उठाया, उसके कितने आर्मामेंट बिके, सब वो देखते हैं। किसी को इंसानियत की परवाह नहीं है। बिल्कुल, मिलकर बात करनी चाहिए और उस बात को लेकर ही तो कोई बात नहीं कर रहा है। यही तो बात है, जो वाकई में नीति होनी चाहिए उस नीति पर तो हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, बड़ा भारत के लिए बात हमेशा से कही जाती है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, वो कभी भी शुरुआत में किसी पर हमला नहीं करता। क्या हम इन्हीं धारणाओं के चलते आज इन हालातों में पहुंच गए हैं? हम इन धारणाओं के चलते ही हम अहिंसावादी हैं, हरिओम, किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, एक गाल दूसरा गाल, ये सारी की सारी जो बात है, ये कमजोर आदमी के मुंह से निकली बातें होती हैं। और मैं एक बात बता दूं, आपको शायद पता ना हो, मुगलों के आने से पहले भारत ऐसा नहीं था। हमारे सारे राजा जो थे वो कोई अहिंसा वहिंसा की बात नहीं करता था, सारे लड़ाई की बात करते थे। एक दो भरत को छोड़ के सारे के सारे, अशोका, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कोई भी हो, सब ये करते थे और सब विस्तारवादी थे। भारत ने चीन पे कब्जा किया था, कनिष्क ने, कैस्पियन सी के आगे तक आपका कब्जा था, इंडोनेशिया वगैरह सारा अंडर भारत के अंदर था। कैसे था? अब ये फौज और नेवी इतनी तगड़ी थी हमारी, वो गई बाहर, वो इस तरीके से उन्होंने अपने को बोला। लोग ऐसे कौन अंदर आने देता आपको? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम थे, पर जब हम कमजोर हुए क्योंकि हम गुलाम बने मुगलों के, अंग्रेजों के, तो अब हमारे मुंह से गुलामी की बातें निकलने लगी। और ये सारी की सारी हम अब अहिंसावादी हैं, पहले हमला नहीं करते। जहां पे आपके देश के हित की बात है आप पहले हमला करेंगे। मैं कब से बोलता आ रहा हूं, ये तो हमारे 2-3 साल पहले से तो हमारे होम मिनिस्टर का कहना होता था, देखिए हम पहले हमला नहीं करते, जब हमला होता है तो उचित कार्रवाई करते हैं। ये उचित कार्रवाई क्या होती है? आपको अगर हमला आज होने वाला है, आप 1 हफ्ता पहले हमला करेंगे। ये इसको कहते हैं चाणक्य नीति। ये हमारी कमजोरी है। आप कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का मतलब कोई नहीं, उस पर मेडल पहनते हैं कि हम कमजोर हैं, हम शांति प्रिय कोई नहीं है हम। बिल्कुल, ये पुरानी घिसी-पिटी धारणाओं से बाहर निकलकर एक नई नीति बनाने की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है हमारे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम मसले पर चर्चा करने के लिए आपने अपना समय हमें दिया। तो आपको बता दें कि घाटी से आतंकियों के सफाई के लिए लगातार सेना प्रयासरत है और इन्हीं प्रयासों का असर है कि पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, हमें इस बात पर भी जोर देना होगा कि किस तरीके से हमारे देश में जो ये आतंकवाद फैल रहा है इसे जड़ से खत्म किया जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।